तो जिस भी भाई ने वीडियो को ओपन किया है, आप पूरी क्लास को देखना। मोशन से संबंधित जितने भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे, सारे आप प्रश्न बना पाओगे, है ना। मैं ये गारंटी देता हूँ कि एक बार हमारा क्लास देखने के बाद किसी क्लास को देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है मोशन से संबंधित। और इसका न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, लेकिन पहले थ्योरी आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो पूरा 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा लगा, मैं कंप्लीट कराया हूँ। तो प्लीज़ इसको मेरे भाई आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं मोशन यानी कि गति, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं गति का डेफिनेशन क्या होगा। गति को डेफिनेशन को समझने के लिए अच्छे से हम एक और चीज़ का डेफिनेशन समझते हैं। हम लेते हैं रेस्ट, REST, रेस्ट। इसको हिंदी में विराम कहते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को एक साथ हम कंबाइन करके समझेंगे तो और मज़ा आएगा समझने में, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखिए, रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि आप आराम से बैठे हुए हैं, कहीं आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका मतलब रेस्ट होता है। समझ रहे ना बात को। जैसे कि मैं बात करूं कि मेरा जो है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई, आप अपने घर में अभी हैं, ठीक है ना। अभी मान चलिए आपका टाइम, अभी आपका टाइम 8 बज रहा है, 8 बज रहा है, कितना बज रहा है, 8 बज रहा है। और आपने अपनी घरों की दीवारों को देखा, आप घर में बैठे हैं, घड़ी में 8 बज रहा है, आप समय भी देख चुके हैं 8 बज रहा है। और आपके घर में कितनी टोटल दीवार है, तो बोलेंगे सर हमारे घर में टोटल 4 दीवार है, ठीक है ना। अब दीवार कहाँ पर है, दीवार आपके घर में 4 दीवार है, ठीक है ना। अब 8 से 1 घंटा आप बढ़ा दीजिए। अब मान चलिए आपका समय अब 9 हो चुका है, पहले 8 बज रहा था। 8 बजे आपने देखा था कि आपके घर में जो है टोटल 4 दीवार है, ठीक है ना। अब जब 9 बज जाता है तो फिर आप जब देखते हैं आपके घर में तो कितनी दीवार है, आप बोलेंगे सर अभी भी 4 ही दीवार है। और चारों दीवार वहीं के वहीं खड़े हैं अभी भी, जहां वो पहले थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ मेरे भाई? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दीवार आपकी घर की, जो घरों में दीवार जो बनी है आपकी, वो दीवार 8 बजे भी वहीं खड़ी थी और 9 बजे भी वहीं खड़ी है। इसका मतलब आप क्या सोच पा रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं? इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ, समय तो बदल रहा है, यानी कि समय के साथ जो है ये दीवार, आपका जो घर का जो वॉल था, इसका स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि दीवार जो है समय के सापेक्ष क्या है, रेस्ट में है। समय के सापेक्ष क्या, रेस्ट में। समय तो इंक्रीज हुआ, 8 से 9 हो गया, लेकिन दीवार हमारा घर का जहाँ कहाँ तहाँ, मतलब जहाँ था पहले वहाँ अभी भी है। तो हम कहेंगे दीवार यहाँ रेस्ट में है। तो अगर विराम का डेफिनेशन अगर हम बोले कि अगर समय के साथ में वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है तो वो वस्तु विराम में कही जाएगी। इसी का जस्ट उल्टा, अगर समय भी बदल रहा है और किसी वस्तु की स्थिति भी बदल रही है तो हम बोलेंगे वो वस्तु गति में है। क्या समझ पाए मेरे भाई बात को? उम्मीद है समझ गए होंगे। वही चीज़ें ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहा जाता है, यानी उसे वस्तु को गति में कहा जाता है। जैसे अब इसको भी हम डिटेल में आपको एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं जो है दिल्ली से, क्या साथियों, मैं दिल्ली से पटना जा रहा हूँ। मैं दिल्ली से कहाँ जा रहा हूँ, पटना। आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू पटना, ठीक है ना। दिल्ली से मैं जो है मान चलिए कि 8 बजे सुबह निकलता हूँ। क्या निकलता हूँ, 8 बजे सुबह निकलता हूँ, ठीक है ना। 8 बजे सुबह निकलता हूँ, फिर मैं अब देखता हूँ कि 8 बजे हमारी ट्रेन दिल्ली से खुल जाती है। तो 9 बजे हम देखते हैं, 1 घंटा हो गया, तो 9 बजे जो ट्रेन है, क्या ट्रेन दिल्ली में ही रहेगी या दिल्ली से आगे बढ़ेगी? तो आप बोलिएगा सर दिल्ली से कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाएगी, कानपुर चले जाएगी, कोई स्टेशन जो है 1 घंटा में ज़रूर हमारी ट्रेन क्रॉस कर जाएगी। तो ट्रेन आपकी 8 बजे कहाँ पर थी, दिल्ली में। अब 9 बज गया तो 9 बजे देखते हैं हमारी ट्रेन दिल्ली से निकल चुकी है। मतलब ट्रेन यहाँ पर क्या है, समय भी बदला, 8 से समय 9 हो गया, 1 घंटा बदला, और वस्तु का स्थिति भी बदला। वस्तु 8 बजे, वस्तु यहाँ पर ट्रेन हो गया। यहाँ पर जो वस्तु कौन हो गया, ट्रेन हो गया। ट्रेन को हम वस्तु बोल रहे हैं। तो वस्तु भी पहले 8 बजे दिल्ली में था और जब 9 बज गया तो ट्रेन भी साथियों दिल्ली से आगे बढ़ गई। मतलब वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे। सिंपल सा फंडा मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर समय बदल रहा है उसके सापेक्ष अगर कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो बोलेंगे वह वस्तु गति में है। सिंपल, समझ गए ना? उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब गति को हम कैसे, आखिर इसका वर्णन कैसे करेंगे, है ना, इसको और अच्छे से डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। तो समझते हैं। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु द्वारा
क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। हम किसी वस्तु की स्थिति को, यानी वो वस्तु कहाँ पर है, किधर है ना। मान चलिए कोई आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है कि ये स्कूल कहाँ है, उसका घर कहाँ है, तो आप कैसे बताइएगा, किसी भी रेफरेंस में बताइएगा ना। वही तो कह रहा है ना, वस्तु की स्थिति। मान चलिए वस्तु आपका यहाँ पर घर ले लीजिए, मान चलिए मेरा घर, आप किसी से पूछ रहे हैं कि राजकुमार सर का घर किधर है, समझ गए ना। तो मेरा घर आपका वस्तु हो गया, तो वस्तु की आप स्थिति जानना चाह रहे हैं कि कहाँ है घर, तो उसके लिए कोई व्यक्ति आपको बताएगा ना कि आप सीधा चले जाइए ये रोड, या इधर चले जाइए, इस दिशा में चले जाइए, फिर वहाँ से आप 2 किलोमीटर उधर चले जाना, इस तरह से कोई आपको बताएगा, समझ गए ना। तो वही है कि किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। इसी रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं, यानी कि मूल बिंदु। तो निर्देश बिंदु बोलिए या मूल बिंदु बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। निर्देश बिंदु को मूल बिंदु भी कहते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको अच्छे समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे भाई कि किसी गांव में एक स्कूल है, किसी गांव में जो स्कूल है उसका यहाँ पर स्थिति बताया गया है कि स्कूल कहाँ है, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। तो यहाँ पर स्कूल को वस्तु माना गया है, तो स्कूल की स्थिति को यहाँ पर बताया जा रहा है किसके सापेक्ष, अरे किसके सापेक्ष बताया जा रहा है, रेलवे स्टेशन के सापेक्ष। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन क्या हो गया मेरे भाई, निर्देश बिंदु हो गया। रेलवे स्टेशन क्या हो गया, निर्देश बिंदु। मतलब कि स्कूल की स्थिति बताने के लिए हम रेलवे स्टेशन का सहारा ले रहे हैं ना। तो रेलवे स्टेशन यहाँ पर हमारा क्या हो गया, निर्देश बिंदु या मूल बिंदु हो गया, समझ गए ना। तो हमने यहाँ स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया, अतः रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। आई होप कि ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं कि ओरिजिन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट, जिसको हिंदी में निर्देश बिंदु बोलते हैं, आप समझ गए होंगे, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंपल लीनियर मोशन। सिंपल लीनियर मोशन, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय का मतलब सिंपल सा जो हो गया आपका सीधी गति, सीधी करने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। एकदम सिंपल है, ठीक है ना। वही लिखे हैं यहाँ पर गति है, ठीक है ना। गति का सबसे साधारण प्रकार क्या है, सरल रेखीय गति है। अगर आपको कोई पूछ दे कि गति का जो साधारण प्रकार है, यानी कि नॉर्मली जनरली जो प्रकार है वो क्या होता है, तो आपका सरल रेखीय गति होता है। समझ पा रहे हैं बात को। चलिए अब यहाँ पर कुछ हमने टेबल लिया है, इसको समझेंगे, इसको 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दो भी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर चलो मैं बता ही देता हूँ इसको भी थोड़ा, ठीक है ना। इसको मैं विस्थापन और दूरी को समझाने के लिए मैंने ये टेबल आपको दिया है, ठीक है ना। अच्छा एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जो भी मेरे भाई ये नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है ना, ये पूरा नोट्स लेना चाहते हो, साइंस का कंप्लीट नोट्स, सिर्फ यही नहीं, इसी तरह बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स भी आपको पूरा हमने बनाया हुआ है एनसीईआरटी पैटर्न पर, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा आपको अगर लेना है और ले लेना चाहिए, क्योंकि आप हमारा क्लास देख रहे हैं उससे तो फ़ायदा हो ही रहा है, थ्योरी क्लियर हो रहा है। रिवीजन के लिए आप हमारा नोट्स ले सकते हैं। नोट्स मात्र 99 प्राइस है। कैसे लेना है, 8540997350 पर आप पेमेंट करके 99 और इसी नंबर, ये नंबर व्हाट्सअप है, इस पर आप क्या करिए मेरे भाई, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको नोट्स पूरा साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भेजा जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये मैंने जो ग्राफ लिया है एक तरह से दूरी और यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए लिया है। देखिए ये पूरा दूरी है, 60 किलोमीटर का दूरी है। कितना दूरी है ये आपका, ये 60 किलोमीटर का टोटल ये दूरी है। इसमें हमने 4 बिंदु लिया है। एक बिंदु यहाँ पर ओ लिया है, ओरिजिन पॉइंट, और ये सी बिंदु लिया है, ये बी बिंदु लिया है, और ये ए बिंदु लिया है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर। कितना है, 60 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए अगर मान चलिए कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति यहाँ से चलकर यहाँ तक आता है, तो यहाँ तक आता है, तो आप बताइए कि वो व्यक्ति कितना दूरी तय कर लेगा। तो बोलेंगे सर सिंपल है, सीधा गया है, सीधा डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर, तो वो व्यक्ति 60 किलोमीटर तय कर लिया। लेकिन वापस फिर से वो ओ से ए तक गया, वापस वो ए से फिर ओ तक आ गया। अब बताइए अब कितना दूरी तय किया टोटल, तो बोलेंगे 60 जाने में, 60 गया 60 आया, तो 60 120 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, समझ गए ना। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन थोड़ा सा मेरे भाई डिफरेंस है। विस्थापन क्या थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस है। कैसे, समझिएगा बात को ध्यान से, पूरा मैं बता भी देता हूँ। यहाँ से ओ से अगर हम ए तक जाते हैं सिर्फ, तो हमारा दूरी क्या होगा, सर होगा 60 किलोमीटर। कितना होगा, 60 किलोमीटर होगा। विस्थापन कितना होगा,
विस्थापन कितना होगा सर? विस्थापन भी 60 किलोमीटर ही होगा। विस्थापन भी क्या होगा? 60 किलोमीटर ही होगा। सर कैसे विस्थापन 60 किलोमीटर होगा? दूरी तो हम समझ पा रहे हैं कि दूरी 60 किलोमीटर होगा, दूरी तय कर लिए चल के, लेकिन विस्थापन क्या चीज़ है इसको थोड़ा अच्छे से समझाइए। देखो मेरे भाई, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन एक सदिश राशि होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि दूरी एक क्या होता है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब ये क्या चीज़ है? सदिश राशि का मतलब होता है कि जिसके दिशा और परिमाण दोनों हो, यानी कि डायरेक्शन भी होना चाहिए और परिमाण का मतलब क्या था? संख्या। मैंने बताया है ना आपको डायमेंशन वाला चैप्टर में कि परिणाम का मतलब, परिमाण का मतलब क्या था? संख्यात्मक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। तो दूरी एक अदिश राशि है, इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है, जिधर भी तिधर चलो, कोई दिशा उषा से मतलब नहीं है, टोटल वो जुटेगा, समझ गए ना। विस्थापन क्या चाहते हैं? सदिश राशि है, ये दिशा पर और परिमाण दोनों पर डिपेंड करता है। तो ये तो खैर मैंने बता दिया कि विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। और विस्थापन का डेफिनेशन आप नहीं बताएं तभी तो हम समझेंगे ना। विस्थापन मेरे भाई क्या होता है? किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच शॉर्ट डिस्टेंस कितना है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच शॉर्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी कितना है, वही आपका विस्थापन होता है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही विस्थापन कहते हैं। समझ पाएँ क्या बात को? नहीं समझ पाएँ एग्जाम्पल से तो समझ ही जाओगे। अच्छा देखो, हम ओ से चलकर ए तक गए हैं, हम क्या साथियों ओ से चलकर ए तक गए हैं, तो दूरी कितना आता है कि सर 60 है। विस्थापन कितना आता है कि 60 है। कैसे सर? आप तो बोले कि विस्थापन दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी है, कम से कम दूरी। तो आप देख लो ना मेरे भाई, ये ओ बिंदु है और ये ए बिंदु है, तो इन दोनों के बीच जो है कम से कम दूरी क्या हुआ? कम से कम दूरी तो 60 ही ना हुआ भाई। अरे भाई कम से कम ये 0 है, ये 60 है, तो 60 में 0 जाएगा तो कितना होगा? 60 ही होगा ना। तो कम न्यूनतम दूरी कितना होगा? दोनों को घटा दो, ये आपका 60 में से 0 गया 60 ही, इसलिए बोल रहे हैं कि विस्थापन में क्या होगा? 60। लेकिन अब थोड़ा ट्विस्ट आएगा, ध्यान से सुनना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनना। ओ से हम चले गए ए तक, ओ से चले गए ए तक, तो दूरी कितना? दूरी को मैं डिस्टेंस लिखता हूँ, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस लिखता हूँ, कितना हो गया? 60 किलोमीटर, ठीक है ना। वापस, अच्छा अभी डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, इंग्लिश भी थोड़ा समझ लो ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? विस्थापन। अभी विस्थापन कितना है? 60 किलोमीटर, क्योंकि सिर्फ ओ से ए तक आए हैं। अब वापस हम क्या करते हैं? वापस हम ए से क्या करते हैं? ओ तक आ जाते हैं। तो बताइए अब दूरी कितना हो जाएगा? सर दूरी तो हमको पता है कि दिशा, डायरेक्शन से हमको कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बस कितना चल रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कितना चल रहे हैं वो सारा काउंट होगा। तो 60 गए 60 आए, तो दूरी हमारा जगह 60 + 60, यानी कि टोटल दूरी कितना हो गया? 120। क्या विस्थापन भी 120 हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, यहीं पर तो ट्विस्ट है। विस्थापन अभी आपको हम तुरंत बताए हैं, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। अब देख लो मेरे भाई, आप ओ से पहले गए ए तक, विस्थापन 7 हुआ, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच 60 में से 0 गया 60 हुआ। अब वापस आप ए से ओ तक आ गए ना, और वापस आप कहाँ आ गए? ए से ए तक आ गए, तो आपके बीच न्यूनतम दूरी बचा कहाँ? क्या न्यूनतम दूरी बचा आपको? पहले आप 60 गए 60, फिर आप वापस 60 आ गए, तो 60 में 60 क्या हो गया? 0 ना हो गया मेरे भाई। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ डिस्प्लेसमेंट के बारे में चीज़ें आपको? अरे नहीं हुआ क्लियर? अरे कैसी बात कर रहे हो यार, क्लियर हो गया होगा। तो विस्थापन का मतलब मेरे भाई होता है कि दो बिंदुओं के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है ना। और मैं बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को जो विस्थापन को एस से सूचित करते हैं या डी से भी सूचित करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब समझ गए होंगे आप विस्थापन के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब कुछ पढ़ देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं मेरे भाई, अब थोड़ा सा कुछ पढ़ देते हैं, ठीक है ना। देखिए पढ़ देते हैं यहाँ पर। अब किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ना कि गति की दिशा की। तो वही लिखा है, दूरी को अगर निर्धारित करना है तो हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें उसके संख्यात्मक वैल्यू से मतलब है। मैंने बोल दिया, अंकीय मान का मतलब क्या था? परिमाण होता है ना। अंकीय मान या परिमाण, या आप इसको बोलिए संख्यात्मक मान, ये सारे एक ही चीज़ें हैं, ठीक है ना। संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात है। दूरी को दिशा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, विस्थापन को भाई दिशा से मतलब है, विस्थापन को दिशा से मतलब है। तो विस्थापन क्या होगा? वस्तु की प्रारंभिक
वह अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे मेरे भाई? विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। चलो एक चीज़ और पूछता हूँ आपको विस्थापन में, बताना आप जरा, ठीक है ना? नहीं बता पाओगे तो हम तो बताएंगे ही। मान के चलिए हम क्या करते हैं, ओ से ए तक गए तो दूरी कितना हो गया सर? 60 हो गया दूरी, ठीक है ना? वापस अच्छा ओ से ए तक गए, दूरी 60 हो गया। विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन भी क्या हो गया? 60 हो गया। दोनों 60-60 है। इसको मैं दूरी से लिख देता हूँ, दूरी से, और ये हमारा विस्थापन। अभी क्या है, विस्थापन दूरी दोनों क्या इक्वल है, विस्थापन दूरी क्या इक्वल है, ठीक है ना? अब क्या करते हैं, वापस हम ए से क्या करते हैं, ए से हम यहाँ इस बी बिंदु तक आ जाते हैं। ए से क्या करते हैं, इस बी बिंदु तक आ जाते हैं। अब मेरे को बताइए कि अब दूरी आपका कितना हो गया? तो दूरी तो आपको पता ही है कि कुल पथ की लंबाई, कुल रास्ते की लंबाई जितना हम तय किए, चाहे कोनो दिशा में तय करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूरी कितना होगा? 60 इधर गए और इधर जोड़ लीजिए, कितना होगा ये? 5 5 5 10 5 15 5 20 5 25 यानी 25। तो 60 में 25 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 60 में अगर 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा लिखने के लिए जगह हो जाएगा। तो दूरी बताइए कितना हो गया? तो दूरी आपका साथियों हो जाएगा 60 में अगर 25 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 85। तो दूरी आपका 85 हो गया। कब? जब ओ से ए तक गए, वापस ए से हम इस बी बिंदु तक आए। लेकिन बताइए विस्थापन कितना होगा? अब यहाँ पर अब आप अगर आप समझ गए हैं तो आप बता सकते हैं मैंने क्या बोला है विस्थापन के बारे में। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं का मतलब क्या हो गया? एक प्रारंभिक बिंदु होगा, एक अंतिम बिंदु, यानी कि एक इनिशियल पॉइंट होगा और आपका फाइनल पॉइंट होगा। दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कम से कम दूरी है, वही विस्थापन होगा। अब बताइए कि विस्थापन कितना होगा? तो अब मेरे भाई विस्थापन जो है हो जाएगा आपका, देखिए इनिशियल पॉइंट क्या था आपका? इनिशियल तो आपका ये था, प्रारंभिक बिंदु यही था। अब बताइए लास्ट पॉइंट आपका क्या हो गया? लास्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया ना, बी हो गया ना, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक गए हैं, वापस आप बी तक आ रहे हैं। दूरी तो इस केस में हमारा 85 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आपका फाइनल पॉइंट अभी ये हो रहा है। तो आप देख लो ना भाई, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच गैप देख लो। ये फाइनल पॉइंट कितना हो गया? 35 किलोमीटर। अब माइनस, अब प्रारंभिक पॉइंट कितना आ गया? 0। तो ये 0 किलोमीटर है ना, तो 35 में 0 हो गया 35, यानी कि 35 किलोमीटर। तो जब हम ओ से ए तक जाते हैं, वापस ए से बी तक आते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया? 35। और मेरे भाई आपका डिस्टेंस हो जाएगा 85। क्या समझ पाए कि आप? उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे और डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट के बारे में और चीज़ें मैं बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का मान जो है साथियों, डिस्प्लेसमेंट का मान जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का मान ऋणात्मक भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट का मान शून्य भी हो सकता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट का मान पॉजिटिव यानी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। शून्य तो मैंने आपको बता ही दिया। शून्य जब कब होगा? जब प्रारंभिक बिंदु ही अंतिम बिंदु हो जाए तो शून्य हो जाएगा। यानी कि ओ से यहाँ तक, ओ ए तक गए, वापस ए से ओ तक आ गए तो शून्य हो जाएगा। यानी कि जब प्रारंभिक बिंदु ही अंतिम बिंदु हो जाए तो विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। सर निगेटिव कब होगा? यानी कि विस्थापन ऋणात्मक कब होगा? सिंपल सी बात है, देखिए ऋणात्मक कब होगा? जब मान चलिए ओ से आप जा रहे हैं ए तक, ठीक है ना? वापस अब क्या कर रहे हैं? वापस अब क्या कर रहे हैं? ए से वापस आ रहे हैं ओ तक। यहाँ तक तो आए, यहाँ तक आएंगे तो क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन यहाँ से आप थोड़ा इधर जा रहे हैं और तो इधर जाएंगे तो मेरे भाई क्या होगा? माइनस ही होगा ना। और इधर जाओगे तो क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस बोलेगा, विस्थापन का वैल्यू माइनस कब होगा? जब प्रारंभिक बिंदु के, ये प्रारंभिक बिंदु था इनिशियल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को? अब बताइए कि धनात्मक कब होगा? और धनात्मक कब होगा? कब होगा? क्या बता सकते हैं धनात्मक कब होगा? तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, धनात्मक कब होगा? जब आपका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक नहीं हो। यानी सिंपल कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु ये है, इसके दाईं तरफ अगर कुछ है, दाईं तरफ फाइनल पॉइंट है, तो आपका क्या होगा? आपका विस्थापन धनात्मक होगा। समझ गया क्या बात को? दाईं तरफ, जैसे मैंने ये बोला कि ओ से ए तक गए, मैं पूरा इसको हटा देता हूँ, ठीक है? फिर से मैं बोलता हूँ, धनात्मक कब होगा विस्थापन? पॉजिटिव। ओ से ए तक गए, वापस ए से बी तक आ गए। ए से कहाँ आ गए हम? ए से बी तक आ गए। ओ से ए तक गए, वापस ए से हम कहाँ आ गए? इस बी तक आ गए। तो देख लो, इनिशियल पॉइंट ये है, प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु कौन है? ये हो ना। तो इसके ये राइट साइड में है, तो यहाँ पर क्या होगा? धनात्मक होगा। समझ गया बात को? उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना?
और एक बात और बोल देता हूँ विस्थापन के बारे में, लिख लोगे तो लिख लो इस पॉइंट को, कि दूरी जो है, मतलब विस्थापन जो है, विस्थापन जो है वो दूरी के बराबर हो सकता है। विस्थापन जो है वो दूरी के बराबर हो सकता है। किस केस में बराबर हो सकता है? यदि सरल रेखा में गति करे, यदि सरल रेखा में गति करे तो आपका दूरी यानी कि विस्थापन और दूरी बराबर हो सकते हैं। लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं होगा। बात को समझो मेरे भाई, विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और कैसे होगा ज़्यादा विस्थापन दूरी से? क्योंकि विस्थापन तो मेरे भाई दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी है, और दूरी क्या है? वो तो पूरा रास्ते का ही लंबाई है, चाहे तुम जिधर चलो, ठीक है। तो विस्थापन का मान कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है। समझ गए क्या बात को? उम्मीद है कि आप मेरे भाई इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो वही चीज़, सारी चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी। अब देखते हैं एक समान गति के बारे में। क्या देखते हैं? एक समान गति। एक समान गति सिंपल बात है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस गति को एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, या एक समान चाल भी आप इसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में यानी कि टाइम पीरियड जो है, समान समय अंतराल मतलब क्या है? जैसे मान चलिए हम यहाँ पर एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे कि मान चलिए कि हम जो है क्या कहते हैं, एक घंटे में जो है, एक घंटे में क्या कर रहे हैं? 50 किलोमीटर चल रहे हैं। एक घंटे में क्या चल रहे हैं? 50 किलोमीटर चल रहे हैं। फिर अगले एक घंटे में हम क्या कर रहे हैं? 50 किलोमीटर ही चल रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि पहला एक घंटा में हम 85 किलोमीटर चले हैं, दूसरा भी एक घंटा में 85 किलोमीटर चले हैं। तो समान समय अंतराल, टाइम पीरियड तो सेम ही है, एक घंटा यहाँ भी था, एक घंटा यहाँ भी था, और समान दूरी, दूरी भी सेम है। पहला एक घंटा लिए तो उसमें 50 चले थे, दूसरा एक घंटा लिए तो उसमें भी 50 ही चले। तो चाल यहाँ पर अगर निकालेंगे तो चाल बराबर सूत्र क्या होगा? दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है? 50/1 क्या होगा? तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर 50/1 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल समान आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक समान गति या एक समान चाल हो जाएगा। समझ गए ना बात को? चलिए अब बात करते हैं असमान गति। देखो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अरे भाई इसका उल्टा हो जाएगा ना। इसमें क्या होगा कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगा। जैसे मान चलिए कि एक घंटा में जो है, पहला एक घंटा में हम चल लिए 50 किलोमीटर, ठीक है ना। पहला एक घंटा में 50 किलोमीटर चल रहे, दूसरा एक घंटा में हम 60 किलोमीटर चल गए। 60 किलोमीटर चल गए, या 60 से कम भी, 40 भी चल सकते हैं, 30 कुछ भी हो सकता है। तो आप देख लो, पहले एक घंटा में 50 चल लिए, दूसरे एक घंटा में 60 चल लिए। अगर आप चाल निकालो इस पहले वाले केस में, तो चाल बराबर सूत्र क्या था? दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है? 50, और समय क्या? 1। तो 50/1 क्या होगा? तो ये जगह आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर इस दूसरे वाले केस में निकालिए तो दूरी बटे समय 60/1, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर 50 किलोमीटर चाल आया, यहाँ पर आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आया। तो चाल अलग आया, मतलब गति अलग आया, इसलिए इसको असमान गति कहते हैं। चाल अलग अलग क्यों आया? क्योंकि समान समय अंतराल में जो है दूरी समान नहीं तय कर रहा, इक्वल दूरी तय नहीं कर रहा, असमान दूरी तय कर रहा है। तो ये आपका असमान गति हो जाएगा। असमान गति का उदाहरण जैसे भीड़ भाड़ में जब आप चलिएगा तो भीड़ भाड़ में कभी आप स्लो चलिएगा, कभी थोड़ा सा फास्ट चलिएगा, है ना। या आप जब व्यायाम कर रहा है एक व्यक्ति, जब व्यायाम करता है कार में, अच्छा ये तो ये हो गया ना, भीड़ वाला व्यक्ति, कार में व्यायाम कर रहा व्यक्ति, ये सारे क्या आपके हैं। जैसे कि आप क्या कहते हैं, जब मैदान में आप दौड़ते हैं तो मैदान में आप एक गति से नहीं दौड़ते हैं, ठीक है। तो वो सब आप क्या हो जाएगी? असमान गति हो जाएगी, ठीक है ना। ये कार नहीं होगा, पार्क होगा ना, पार्क आई थिंक होना चाहिए। खैर छोड़ो, भीड़ वाला व्यक्ति या कार में, चलो मैंने बोल दिया, समझ गया। अब बात करते हैं औसत चाल, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। बात करते हैं औसत चाल या एवरेज स्पीड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है? देखो औसत तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ है उसको पूरा जोड़ दो और कितना संख्या में उसको भाग दे दो, वही क्या होता है? औसत चाल होता है। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। तो कितना दूरी तय किए हैं उसको भाई जोड़, सब दूरी को जोड़ दो, अब बटे कितना समय लिए हैं उसको भाग दे दो, वही आपका क्या हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिंपल था ये आपका। ये रैखिक गति बात करते हैं, लीनियर मोशन। सिंपल सी बात है, लीनियर का मतलब ही होता है सीधी रेखा में गति करना। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाना है नहीं, इसमें वस्तु क्या करती है? सीधी रेखा में गति करती है, ठीक है ना। चलिए धावक की गति पैर से गिरी फल, एक मिनट। धावक जो मान चलिए सड़क पर दौड़ेगा, धावक जो सड़क पर दौड़ेगा तो कैसा दौड़ेगा? वो तो सीधा ही दौड़ेगा ना। कैसा दौड़ेगा? वो लीनियर मोशन दौड़ेगा, ठीक है ना। पैर से गिरी फल की
फल की गति, मान चलिए पेड़ से जो फल गिर रहा है वो बिल्कुल सीधा गिरेगा। ऐसा थोड़े है कि पेड़ से फल गिरेगा तो नाचते उससे नीचे गिरेगा, नहीं मेरे भाई, एकदम सीधा गिरेगा। तो वो सब लीनियर मोशन का एग्जाम्पल। बंदूक से निकली गोली गति, ये सब बिल्कुल सीधा जाता है बंदूक का निकलता हुआ गोली, ठीक है। चलिए ये सब सारे लीनियर मोशन के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या है? सर्कुलर मोशन। क्या मेरे भाई? सर्कुलर मोशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। सिंपल सी बात है, सर्कुलर मोशन सर क्या? सर्कल बना के गति करेगा। अरे हम जो गति करेंगे वो गति का जो हमारा पाथ होगा, रास्ता होगा, वो गोल होगा, वृत्त के जैसा होगा। यानी कि वृत्तीय पथ पर हम गति करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति हो जाएगा। जैसे मान चलिए कि आपके घर के बगल में फील्ड है ना, ग्राउंड है, वो बिल्कुल गोल है, तो उसमें जब आप दौड़िएगा तो गोल ही गति करिएगा, वृत्त के जैसा ही गति करिएगा ना, तो वो आपका क्या हो गया? वृत्तीय गति हो गया। जब आप सीधी रेखा में गति करेंगे तो वो आपकी सीधे रेखा में गति हो गई, रेखिक गति हो गई। सिंपल है, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गोल गोल चक्कर काटता है तो वृत्त के रूप में, तो वो वृत्तीय गति हो जाएगा, है ना। घूर्णन गति, इसमें वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमती है। घूर्णन गति क्या हो जाएगी? घूर्णन मतलब ये भी वृत्त से संबंधित है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें वस्तु अपनी धुरी या अक्ष पर कोई फिक्स से, मान लीजिए पॉइंट है ना, इसी के चारों ओर जो है ये क्या करे? घूमेगी, है ना। तो वही बात यहाँ पर, जैसे एक पहिया का घूमना, पहिया जो आप देखें कार का पहिया, साइकिल का पहिया, तो उसके बीच में एक धुरी लगा रहता है, ऐसे इसके चारों ओर ये घूमती है ना। पृथ्वी का अपनी धुरी पर, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, समझ गए ना। चलिए कुम्हार का चक्का देखे हैं ना, जो आप देखे होंगे, इसके बारे में क्या ही ज़्यादा बताऊँ। आप देखेंगे गोल गोल वो घूमता है, उसका कुम्हार का चक्का ऐसे गोल गोल घूमता है, इसमें बीच में जो ऐसा ऐसा करके रहता है, तो ऐसा निकला हुआ, इसी के ये अराउंड चारों ओर ये घूमता रहता है। तो वो सारे क्या है मेरे भाई? वो घूर्णन गति है। पंखे घूमना वो भी घूर्णन गति है, वो भी उसमें एक अक्ष, एक एक्सिस के चारों ओर वो घूमते रहती है, एक्सल धुरी, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं मेरे भाई दोलनी गति। एक बात जानते हैं, एक बात मैं आपको बताना, थोड़ा इसको जूम ये नहीं होगा ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सभी स्टूडेंट को। ये दोलनी गति और आवर्त गति में बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हमसे पढ़ने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहने वाला। दोलनी गति मतलब क्या होता है मेरे भाई? ऑसिलेटरी मोशन। क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे घूमती है। ध्यान से सुनना मेरे भाई बात को। अब आवर्त गति भी थोड़ा पढ़ देते हैं। इसमें वस्तु एक निश्चित समय के बाद दोहराती है। इस डायग्राम में आप दोलनी गति को समझिए, ठीक है ना। दोलनी गति साथियों क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि इसमें एक माध्य स्थिति होगा, मध्य स्थिति या माध्य स्थिति बोल लीजिए। मीन पोजीशन क्या होगा? एक आपका मीन पोजीशन होगा, उसी के दाएं बाएं इर्द गिर्द जो है घूमती रहती है, गति करती रहती है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका पेंडुलम है, ठीक है ना। तो ये पेंडुलम जो है ये आपका इसका क्या हो गया? मीन पोजीशन हो गया, एकदम बीच वाला पॉइंट जो इसका मीन पोजीशन हो गया। तो इसी के कभी इधर जा रही है तो कभी इधर जा रही है, इसी के इर्द गिर्द ये गति करती रहती है। तो ये आपका क्या होता है? दोलनी गति होता है, ठीक है ना। दोलनी गति समझ गए। इसी प्रकार आपका झूले का भी गति होता है। झूला क्या होता है? एकदम झूला आप तो देखे हैं ना, इस तरह से आपका रहेगा, ये आपका नाव वाला झूला रहता है, इसको बांध के इसका यहाँ पर रहता है आपका ना, ये मीन पोजीशन रहता है। एक बार झूला इधर जाएगा, एक बार इधर 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 जाते रहता है। तो ये भी आपका क्या है? झूले की गति दोलनी गति हो है, ठीक है ना। अब थोड़ा आवर्त गति को देख लेते हैं। आवर्त गति क्या है? दोलनी गति क्या हुआ कि एक मध्यमान या कोई निश्चित बिंदु, ये निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द घूमते रहती है। लेकिन आवर्त गति क्या है? एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अपने पथ को दोहराती है। अपने पथ को क्या करती है? दोहराती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो आपका साथियों स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली है, स्प्रिंग द्रव्यमान जो प्रणाली है वो क्या करती है? स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली है वो कुछ इस तरह से होती है। मैं थोड़ा इसको मिटाना चाहता हूँ। वो क्या होती है? कुछ इस तरह से होती है स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली। एक और एग्जांपल मैं दूंगा आवर्त गति का, पीरियोडिक मोशन का, ठीक है ना। स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली क्या होती है? इस तरह से हम किसी पर इसको लटका देंगे, अगर यहाँ पर अगर लटका देंगे तो ये इस ऐसे करके जो है, ऐसे करके जो है आपका ये स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली होती है। तो जैसे इसको नीचे छोड़ेंगे ना तो ये भी क्या करेंगे? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक क्या कह सकते हैं कि एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद जो है ये अपने आप को ऊपर नीचे करती रहती है, ठीक है ना। ये तो स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली का हो गया। और भी है, जैसे कि मान चलिए कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ
मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ किसका, पता है? जैसे कि जो सूर्य के चारों ओर कौन गति करता है, तो पृथ्वी गति करता है, यानी सभी ग्रह गति करते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, सूर्य है, ये आपका मान लेते हैं सूर्य है। अब इसके चारों ओर कौन गति करेगा, इसके चारों ओर गति करेगा साथियों, इसके चारों ओर गति करेगा आपका पृथ्वी। इसके चारों ओर कौन गति करेगा, आपका ये पृथ्वी। इसका ये चारों ओर, इसी तो हमें नहीं बनाना चाहिए, ये चारों ओर इसके पृथ्वी गति करेगा चारों ओर कुछ इस तरह से। तो मान चलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये वापस इसी तरह से क्या होगी, दर्शाती जाएगी। इसी तरह से क्या साथियों, ये दर्शाती जाएगी, मतलब अपना पथ ये क्या करेगी, दोहराती जाएगी निश्चित इंटरवल तक। अब ऐसा तो है नहीं कि मान के चलिए ये ऐसे जा रही है, मैं थोड़ा सा इसको 1 मिनट जब समझेंगे तो बढ़िया समझेंगे। मान चलिए इधर से स्टार्ट हुआ, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से पृथ्वी चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आ गया, यानी चलने की दिशा क्या थी, ये थी। अब ऐसा तो नहीं हुआ कि इधर से वो चल रही है, समझो बात को ध्यान से, इधर से वो चल रही है ऐसे ऐसे करके ऐसे करके यहाँ आ रही है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसे चलने लगेगी वापस वो, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा साथियों कभी नहीं होगा। तो वही बात बोल रहा हूँ कि फिक्स टाइम इंटरवल में ये क्या करती है, अपने पथ को दोहराती है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आवर्त गति हो जाएगा। तो आवर्त गति और दोलनी गति में आपको अंतर समझ में आया, उम्मीद है समझ में आ गया। और बता देता हूँ कि जितने भी दोलनी गति हैं, जितने भी दोलनी गति है मेरे भाई, जितने भी दोलनी गति हैं, जितने भी दोलनी गति हैं, दोलनी गति हैं, जितने भी दोलनी गति हैं, वो सारे क्या होंगे, आवर्त गति होंगे। जितने भी प्रश्न आता है कथन में दे देगा, जितने भी जो दोलनी गति है वो सारे क्या होंगे, आवर्त गति होंगे। लेकिन सारे आवर्त गति दोलनी गति नहीं होंगे, लिख लो इस पॉइंट को। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन, बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन। समझ गए ना, सारे दोलनी गति आवर्त गति होंगे, लेकिन सारे आवर्त गति दोलनी गति नहीं होंगी। इस बात को लिख लेना मेरे भाई, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, डाउट आपका क्लियर हो गया होगा ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन में। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या हमारा है, वेलोसिटी यानी कि वेग। वेग क्या होता है, एकांक समय में किसी वस्तु में होने वाले विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। देखिए विस्थापन और दूरी को आपको क्या मान के चलना है, दोनों ही लंबाई है, दोनों ही क्या आपका लंबाई। भले विस्थापन अलग होता है, मतलब वैल्यू अलग होता है, लेकिन मान के चलना एक ही है। क्योंकि जब चाल का बात करेंगे तो उसमें हम विस्थापन नहीं, चाल में हम दूरी का बात करेंगे। चाल में किसका बात करेंगे, दूरी का। अगर वेग की बात करेंगे तो उसमें दूरी के बदले विस्थापन लेंगे। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि चाल और वेग में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है कि ये क्या है, चाल आपका अदिश राशि होता है, वेग आपका सदिश राशि होता है। तो चाल की बात, क्योंकि दोनों का एसआई यूनिट सेम ही होता है, चाल का भी एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का भी मीटर प्रति सेकंड होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चाल में जब बात करेंगे तो पथ की लंबाई को दूरी बोलेंगे, लेकिन वही वेग में बात करेंगे तो पथ की लंबाई जो तय किए है वो आपका विस्थापन हो जाएगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी सदिश राशि होगा, दूरी अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि होगा। समझ पाए क्या बात को, उम्मीद है समझ गए होंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। तो एकांक समय में, यानी एकांक समय मतलब होगा किसी दिए गए समय में वस्तु में होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं, ठीक है ना। इसे भी से सूचित करते हैं, वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय। अब यहाँ पर मात्रक, विस्थापन का मात्रक क्या, लंबाई, भाई है तो लंबाई ही ना, तो विस्थापन मात्रक मीटर, समय मात्रा सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, एक ही बात है, क्योंकि नीचे एस है, नीचे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये इसके वेग का क्या हो गया, एसआई मात्रा होगा, ठीक है ना। बाकी वेग का विमीय सूत्र क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ। अब वेग और चाल का एसआई मात्रक एक ही होता है, लिख भी दिया मैंने यहाँ पर। वेग और चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, एक ही होता है। बस अंतर क्या है कि वेग आपका, वेग मेरा भाई आपका क्या है, सदिश राशि है, और चाल क्या आपका अदिश राशि है, ठीक है ना। सदिश राशि मतलब जिसका दिशा और परिमाण दोनों हो, अदिश राशि मतलब जिसका केवल परिमाणु दिशा नहीं, ठीक है। अब औसत वेग की बात करते हैं। मैंने आपको औसत चाल बताया था, अरे औसत चाल बताया कि नहीं भाई, औसत चाल बताया कि नहीं भाई। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत वेग भी वही होगा। अब चूंकि वेग आ गया ना, तो वेग में किसका बात करेंगे, विस्थापन का ही बात होगा। तो यहाँ पर क्या होगा साथ, यहाँ पर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे क्या हो जाएगा इसका 2। तो थोड़ा सा इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, किसमें, आपको औसत वेग में। उसमें चाल में क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, सॉरी औसत चाल में क्या था, कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन औसत वेग ऐसा नहीं है, मैं गलती बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। औसत वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या इसका 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना।
और इसको भी ए भी डायरेक्ट इसका इस पर डायरेक्ट क्या है, इस पर डायरेक्ट साथियों न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना। और मैं एक बात बता देता हूँ कि औसत चाल और औसत वेग में कि औसत चाल जो है ना, सुन लो ध्यान से, कि औसत चाल हमेशा क्या होगा, औसत चाल हमेशा क्या होगा, औसत वेग से बड़ा होगा। क्या होगा, औसत चाल हमेशा क्या होगा, औसत वेग से बड़ा होगा, समझ गए ना। और औसत वेग का वैल्यू शून्य भी हो सकता है, लेकिन औसत चाल कभी शून्य नहीं होगा, समझ गए बात को। जिस तरह से मैंने बताया ना कि विस्थापन जो है, वेग विस्थापन जो दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है, उसी तरह औसत वेग जो है औसत चाल के बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। और औसत वेग शून्य भी हो सकता है लेकिन औसत चाल शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल को हम अलग वीडियो में कराएंगे, ये थ्योरी क्लास है, ठीक है। अब बात करते हैं सदिश राशि। देखिए मैंने लिख ही दिया यहाँ पर, वैसी भौतिक राशि जिनके पास दिशा और परिमाण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों। परिमाण का मतलब आपको पता है क्या है, आंकिक वैल्यू। परिमाण मतलब क्या, आंकिक वैल्यू, यानी कोई संख्या वाला वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे जो है एग्जांपल दे दिए हैं, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल, त्वरण, संवेग, बल, आघूर्ण, टॉर, ये सारे आपको क्या हैं, सारे आपको क्या है सदिश राशि। प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है, ये सब तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अदिश राशि, इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें अदिश राशि में क्या होता है, केवल परिमाण होता है। क्या होता है, केवल परिमाण होता है, ठीक है ना। चाल हो गया, दूरी, समय, द्रव्यमान, आयतन, तापमान, ऊर्जा, कार्य, घनत्व, ये सारे क्या होंगे आपके अदिश राशि, ये आपको याद रखने ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए त्वरण अब समझते हैं। त्वरण में भाई क्या होता है, देखिए वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए वेग आपका क्या था, और वेग आपने समझ लिया ना, वेग क्या था, विस्थापन बटे समय। वेग क्या था आपका, विस्थापन बटे समय। चाल क्या था आपका, अरे चाल क्या था, चाल था आपका दूरी बटे समय, यही होता है ना चाल, अरे होता है कि नहीं होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर बटे समय, ठीक है ना। तो अब समझते हैं तीनों को रिलेट करके आपस में। चाल का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, आप किसी भी दिशा में दूरी तय करिए, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपका दूरी हुआ। दिशा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चाल खुद एक अदिश राशि है, तो दिशा से मतलब ही नहीं रखेगा। लेकिन वेग भाई दिशा से मतलब रखेगा, क्योंकि विस्थापन की बात आ रही है। तो विस्थापन क्या होता है, ये देखेगा कि विस्थापन जो है किस दिशा में हो रहा है। समझो बात को, विस्थापन आपका किस दिशा में हो रहा है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब ओ से ए तक गए थे, फिर वापस ए से बी तक आए थे, तो विस्थापन का मान चेंज हो गया था, क्योंकि दिशा चेंज हुआ, लेकिन दूरी चेंज नहीं हुआ था, दूरी पूरा जुट गया था। उसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर कि वेग बराबर सूत्र क्या होगा, विस्थापन बटे समय। और दूरी और विस्थापन कब एक दिशा होता है, जब समान लंबाई, मतलब जो पथ हो वो सीधी रेखा में, सीधी रेखा में दूरी और विस्थापन एक समान होता है, लेकिन दिशा वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। आपको बोलेगा कि वेग और दूरी और विस्थापन कब एक समान होगा, जब दिशा की बात बिल्कुल ना हो और सीधी रेखा की बात हो, सीधी रेखा की बात हो और दिशा की बात उसमें बिल्कुल ना हो, तो दूरी और विस्थापन बराबर होगा, ठीक है मेरे भाई। तो वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय, और वेग से रिलेटेड आपका क्या है, त्वरण है, समझ गए। चाल का त्वरण से कोई संबंध नहीं है, वेग का संबंध है त्वरण से। तो वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण का मतलब मेरे भाई होता है एक्सीलरेशन। त्वरण का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन। त्वरण का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन। नहीं कहते हैं गाड़ी को एक्सीलरेट करो, एक्सीलरेशन दो, यानी कि एक्सीलेटर दो, हम बोलते हैं अपनी भाषा में एक्सीलेटर दो, है ना, वही बात हुआ, स्पीड करना। तो चाल और वेग फिलहाल आप एक ही समझिए, चाल और वेग अभी आप समझने के लिए 1 मिनट के लिए एक ही समझिए ना, वैसे भी एक ही होता है, सिर्फ राशि अलग है ना, ये सदिश है वो अदिश है, ठीक है। तो चाल और वेग को अभी आप थोड़ा एक ही समझो, समझने के लिए त्वरण को अच्छे से। तो एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर को मान के चलिए, अभी आपका वेग, हम जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो चला रहे हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या चला रहे हैं, 30 को हटाओ, हम चलो 30 ही लेते हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हम बाइक चलाएं, ठीक है ना। हम ये समय देख लेते हैं 10:20 में, 10:20 में हम टाइम देखें
कि मेरा गाड़ी का स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 10:30 में हम देखते हैं, हम गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ा दिए, गाड़ी में एक्सीलेटर होता है ना, उसको क्या किए, बढ़ा दिए। तो गाड़ी में एक्सीलेटर बढ़ाएंगे तो गाड़ी स्पीड हो जाएगा। तो गाड़ी 30 से कितना हो गया, मान चलिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर 10:20 में मेरा गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा था, 10:30 में मेरा गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो 30 से 40 बढ़ा ना, तो मतलब हमने एक्सीलरेट किया गाड़ी को। एक्सीलरेट किया मतलब हमने वेग में परिवर्तन किया। वेग अभी कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि वेग मीटर प्रति सेकंड में होता है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा को हम बदल सकते हैं, क्या दिक्कत है, समझने वाली बात है, सिंपल। तो वेग हमारा अभी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वेग को हम क्या कर दिए, वेग में परिवर्तन कर दिए। परिवर्तन मतलब चेंज कर दिए। भाई चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा ना। आप गाड़ी को तुरंत स्पीड, ठीक है, आप एक्सीलेटर देकर तुरंत स्पीड कर दिए, 30 से एकदम 50-60 तक पहुंचा दिए, तो कुछ तो समय लगा होगा ना भाई, स्पीड को बढ़ाने में लगा होगा कि नहीं। तो वही तो बोल रहा है ना, वेग में परिवर्तन मतलब स्पीड में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, मैं क्या बोल रहा हूँ, चाल और वेग को एक ही समझो। चाल मतलब स्पीड होता है, वेलोसिटी मतलब वेग होता है, तो अब एक ही समझो। वेग में परिवर्तन मतलब स्पीड में आपने चेंज किया, एक्सीलरेशन दिया, स्पीड में चेंज होगा, तो कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा ना, वही कह रहा है। तो जो समय लगता है वो नीचे आता है। तो वेग में परिवर्तन की दर बटे समय, समझ गए मेरे बात को। तो ये आपका क्या है, त्वरण होगा, ठीक है ना। और त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, समझ गए ना। चलिए, तो वही यहाँ पर हमने लिखा है वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। तो वेग में परिवर्तन की दर, अच्छा परिवर्तन की दर आप कैसे देखोगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपका गाड़ी था, तो ये मान लेते हैं प्रारंभिक स्पीड को u से सूचित करते हैं, प्रारंभिक वेग को, और आपने 40 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दिया, तो यह आपका क्या हो गया, अंतिम स्पीड। अंतिम स्पीड को v से लिखते हैं, यानी अंतिम वेग को। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो परिवर्तन कितना हुआ भाई, 40 घटा 30, 10 परिवर्तन हुआ। 40 घटा 30, 10 परिवर्तन हुआ, और उस 10 परिवर्तन होने के लिए कुछ ना कुछ समय लगा होगा, तो बटे टी। तो भी घटा यू अब बटे टी। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, भी क्या है, देखो भाई भी आपका क्या है, ये थोड़ा ध्यान से देखो बात को, कि ऊपर तो वेग ही है, अरे ऊपर क्या है, ऊपर मेरे भाई वेग ही है ना, भी माइनस यू है, आखिर है तो वेग ही, वेग में वेग घट रहा है तो वेग ही आएगा। तो वेग का मात्रक हमने क्या बताया था, तो बताया था ms-1। अब बट है टी नीचे है, टी समय का मात्रा सेकंड पावर में तो कुछ एक है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा s पर पावर -1, तो ये नीचे से हटक जाएगा, नीचे से ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये ऊपर आधार सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ms 112 ms-2 मीटर प्रति सेकंड आपका इसका मात्रक हो गया। तो त्वरण भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर ऋणात्मक त्वरण हो गया मतलब हम गाड़ी को स्पीड बढ़ा रहे हैं और स्पीड कम हो गया, गाड़ी को हम क्या कर रहे हैं, एक्सीलरेटर दे रहे हैं, लेकिन गाड़ी स्पीड बढ़ने के बजाय और कम हो गया, तो एक्सीलरेशन कम हो गया, माइनस में चला गया ना। तो माइनस में चला गया तो मतलब जैसे कि मान चलिए कि मेरा गाड़ी 30 का स्पीड था, ठीक है ना, हम एक्सीलरेटर दिए और मेरा गाड़ी जो है ना, मेरा गाड़ी 20 का हो गया। तो भाई ये प्रारंभिक वेग था, ये अंतिम वेग था, तो घटाइए तो 20 में 30 गया, कितना हो गया, -10 हो गया। अब बटे कुछ ना कुछ समय मान चलिए 2 सेकंड लगा होगा, मतलब 2 मिनट लगा होगा, तो कट छाट के माइनस में ही आएगा। तो ये ऋणात्मक त्वरण हमारा माइनस में आ गया। तो त्वरण अगर माइनस में आ जाता है तो उसको बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। तो लिख दिया मैंने यहाँ पर, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। जो आपका ऋणात्मक त्वरण होगा उसको क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, ठीक है ना। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो धनात्मक, ये तो सीधी वाली बात है मेरे भाई। त्वरण अगर वेग की दिशा में हो रहा है तो वो धनात्मक होगा, अगर वेग की दिशा के विपरीत है तो ऋणात्मक। सिंपल से सोचने वाली बात है। हम मान लो मेरा बाइक यहाँ सीधा है, हम स्पीड बढ़ाएं, अगर ये आगे चला गया मतलब स्पीड मेरा इधर था और बढ़ाएं तो और स्पीड इधर ही हो गया, है ना, तो ये तो धनात्मक हो गया हमारा, क्योंकि बढ़ रहा है। अगर मान लो गाड़ी हमारा इधर है, स्पीड अभी इधर चल रहा है, अब एक्सीलरेटर दिए और गाड़ी हमारा पीछे चला गया, तो ये तो विपरीत हो गया, उल्टा हो गया ना, उल्टा होगा तो माइनस होगा, ठीक है ना, वही हमने लिखा है यहाँ पर। अब कुछ पॉइंट है, इसको फटाफट देख लेते हैं। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण, मतलब फ्री फॉल। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को ऊपर सीधा छोड़ दिया, है ना, स्वतंत्र रूप से वो गिर रहा है, फ्री फॉल गिर रहा है ना, तो वो किसका उदाहरण है, तो वो एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। सिंपल सवाल पूछ लेता है कि स्वतंत्र रूप से यानी फ्री फॉल रूप से गिर रहा है वस्तु, वो किसका एग्जाम्पल है, तो एक समान त्वरित, मतलब वो एक समान रूप से त्वरित हो रही है। एक समान रूप से क्या हो रही है, त्वरित हो रही है। अब सर इसका मतलब क्या है, एक समान त्वरित, त्वरित का मतलब तो वही त्वरण हो गया। त्वरण का मतलब क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर। लेकिन वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो समान परिवर्तन हो रहा है। मान लेते हैं कि 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, है ना।
त्वरण में परिवर्तन फिर अगले 1 सेकंड में जो है फिर 5 मीटर पर सेकंड त्वरण में परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, एक समान रूप से त्वरित हो रहा है। तो इसी को बोल रहे हैं अगर फ्री फॉल रूप से कोई वस्तु गिर रहा है स्वतंत्र रूप से, तो वो किसका उदाहरण है, एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। समझ में आए क्या? मुझे भूख भी लग गई है बोलते बोलते, लेकिन पूरा ख़त्म करके ही इसको खाना खाऊंगा। देखते हैं आगे। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में घटता या बढ़ता है तो वस्तु को एक समान त्वरण में कहा जाएगा। देखिए बात क्या, वही बात है जो ये बात मैंने बोला ना, वही बात ये कह रहा है भाई। अगर कोई वेग एक समान समय अंतराल में घटता है, इसका वेग जो है, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है, ये सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है ना, सीधी रेखा में चल रही है, और इसका वेग जो है, वेग मतलब स्पीड समझ लो, वेलोसिटी, समान समय अंतराल में घट जा रहा है। मान चलो कि 1 सेकंड में जो है इसका स्पीड कितना था, 5 मीटर पर सेकंड था, ठीक है ना। 1 सेकंड में 5 चल रहा, फिर 1 सेकंड में दूसरे में जो है कितना हो गया, ये 10 मीटर पर सेकंड चल गया। फिर अगले 1 सेकंड में कितना हो गया आपका, ये 5, मतलब कि एक समय में इसको 2 कर दो ना, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो। फिर से मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है ना, देखो ध्यान से, फिर से मैं समझाता हूँ आपको। मान चलो पहले 1 सेकंड में जो है ये कितना था स्पीड इसका, 5 मीटर पर सेकंड था। अगले 2 सेकंड में जो इसका स्पीड कितना था, 10 मीटर प्रति सेकंड था। अगले 3 सेकंड में इसका स्पीड कितना था, 15 मीटर प्रति सेकंड था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि समान समय अंतराल, 1 सेकंड बढ़ रहा है, इधर कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो समान समय अंतराल में समान वेग में बढ़ रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका किसका, एक समान त्वरण का एग्जाम्पल हो जाएगा। वही अगर हम बात करें मेरे भाई, फिर अब हम क्या करते हैं यहाँ पर जो, अब यहाँ घटने का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, घटने का बात करते हैं, ठीक है ना, घटने का बात करते हैं। 1 मिनट, अब देखना थोड़ा यहाँ पर। मान लेते हैं कि पहला 1 सेकंड में इसका स्पीड वेग कितना था, 15 था, कितना 15 था, और दूसरे में कितना इसका 10 हो गया, तीसरे में कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर घट रहा है, तो घट भी रहा है ना, तो समान रूप से घट रहा है। घट भी रहा है तो समान रूप से घट रहा है, और बढ़ भी रहा था तो समान रूप से बढ़ रहा था। तो वेग में जो परिवर्तन जो मेरे भाई होगा, आपका वेग में जो परिवर्तन जो होगा मेरे भाई, वो क्या होगा, एक समान त्वरण, उसको हम बोलेंगे वस्तु एक समान त्वरण में है। समझ पाए क्या बात को, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को बदले तो कार असमान त्वरण के साथ गति में। ये मुझे लगता है समझाने की कोई ज़रूरत ये पॉइंट नहीं है। जो ये पॉइंट समझ गया ये तो समझ ही जाओ। अब सिंपल बात है, समय अंतराल सेम है लेकिन वो अलग अलग तरीके से वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो भाई त्वरण भी असमान होगा। सिंपल सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो ये समझाने में मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो इतना तक क्लियर है। अब देखते हैं गति का ग्राफीय प्रदर्शन। ग्राफ वाला बात आ गया। ये तो ग्राफीय प्रदर्शन समझते हैं गति का। देखो, ग्राफीय प्रदर्शन का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इसमें रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि की निर्भरता दिखाता है, जैसे दूरी या वेग का समय पर निर्भरता। मतलब कि जो स्पीड आपका है उसको अब हम एक ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से समझाएंगे कि कब उसमें ढलान कैसा हो रहा है, कब वेग ज़्यादा हो रहा है। जैसे हम अपने ऑरली रूप में, मौखिक रूप से बोल देते हैं, अगर एक्सीलरेट करेंगे तो आपका जो है, एक्सीलरेट करेंगे तो क्या होगा, गाड़ी स्पीड ज़्यादा भागेगा, वेलोसिटी में परिवर्तन होगा तो एक्सीलरेशन आपका आएगा, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ को हम ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं। और ग्राफ के माध्यम से दर्शाने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। एक, अब आपको पता ही है कि ग्राफ में 2 चीज़ें होती है, एक एक्स अक्ष, दूसरा वाई अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर हमेशा क्या रहता है, स्वतंत्र राशि रहता है। एक्स अक्ष पर क्या रहता है, हमेशा स्वतंत्र राशि, और जो वाई अक्ष पर होगा वो एक्स अक्ष पर निर्भरता रहता है, यानी कि वो जो है एक्स अक्ष पर निर्भर करता है। वही लिखा गया है। इसमें रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि की निर्भरता दिखाता है, यानी कि जैसे दूरी या वेग का समय पर निर्भरता। समय को हमेशा एक्स अक्ष पर ही रखेंगे। मैं आपको ऐसे तो समझ नहीं आएगा, जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल एक समझाता हूँ। जैसे मान चलिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक इस तरह से ग्राफ बना लिया, ठीक है ना। ये आपका हमने क्या कर लिया साथियों, ये आपका एक ग्राफ बना लिया, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, यानी कि हिंदी में इसको अक्ष बोलेंगे, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पर हमेशा कौन रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपका समय रहेगा। 1 मिनट, थोड़ा इधर ही बना देते हैं। यहाँ देखो हमने लिया हुआ है ना, यहाँ लिया हुआ है। चलो यहाँ देख लो, यहाँ देखो, ये आपका ग्राफ दिख रहा है क्या आपको, क्या ये आपको ग्राफ दिख रहा है? बिल्कुल सभी को ये ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका यहाँ पर है, ये आपका है एक्स अक्ष है,
और ये आपका क्या, आपको ये वाई अक्ष, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष पर हमेशा किसको लेंगे, समय को लेंगे, और वाई अक्ष पर किसी को ले लीजिए, या आप दूरी को ले लीजिए, वेग को ले लीजिए, है ना, विस्थापन को ले लीजिए। इस तरह से आप जो है ले सकते हैं वाई अक्ष पर। लेकिन एक्स अक्ष पर ऑलवेज समय ही रहे, क्योंकि समय क्या है, समय क्या है, टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, स्वतंत्र राशि है, ये स्वतंत्र भौतिक राशि है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। टाइम किसी पर निर्भर करता है क्या भाई, टाइम तो अपना स्वतंत्र है, वो थोड़ी ना किसी के घटने बढ़ने से रुकेगा, ऐसा होगा क्या, अरे ऐसा होगा, नहीं होगा मेरे भाई, वो तो अपना चलते ही रहेगा चाहे कोई भी सिचुएशन हो। इसीलिए बोलते हैं टाइम क्या है, स्वतंत्र राशि है, तो इस पर सभी लोग डिपेंड करता है ना। जैसे समय को बढ़ा देंगे तो हमारा डिस्टेंस, वेलोसिटी, या कुछ भी लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, या डिस्प्लेसमेंट लेंगे, उसमें चेंज होने को, उसमें चेंज देखने को मिल सकता है। लेकिन समय भाई स्वतंत्र है, इस पर भले ये सब डिपेंड करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो समझ गए ना। तो ग्राफ निरूपण यही है कि दो भौतिक राशियों को इसमें दर्शाया जाता है ना। अब समझते हैं सबसे पहले हम क्या, दूरी समय ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ हम ले लिए हैं। तो दूरी समय ग्राफ यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हो गया मेरे भाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब क्या, वाई एक्स पर डिस्टेंस होगा और एक्स एक्स पर टाइम होगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें पहले हम पढ़ देते हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, उसके बाद ही मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ समझा के, चिंता मत करना। यदि वस्तु के चाल, यह वस्तु के चाल को बताता है, पहला प्रश्न आएगा कि दूरी समय ग्राफ का जो आपका है, ये ग्राफ क्या बताता है, ये बताता है आपका स्पीड बताता है। क्या बताता है, स्पीड बताता है। सर हम क्या इसको रट लें, नहीं मेरे भाई, दूरी समय है ना, हम कैसे जानेंगे कि चाल ही बताएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम होता है ना, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी और समय यही है ना, दूरी और समय। तो हमें पता चल गया कि दूरी समय जहाँ दिखा तो वो स्पीड ही बताएगा। सिंपल सा, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को समझो, ठीक है ना। तो बोलेगा कि दूरी समय ग्राफ क्या बताता है, तो ये आपका चाल बताता है, या इसका ढलान प्रवणता क्या बताता है, तो चाल बताता है, ठीक है ना, ढलान या स्लोप, ठीक है। अभी स्लोप को भी देखेंगे क्या होता है स्लोप, ठीक है ना। चलिए, समय को एक्स अक्ष पर, दूरी को वाई अक्ष पर रखा जाता है, बोल दिए। दूरी समय ग्राफ की ढाल वस्तु के चाल को बताती है, यानी कि जो मैं ये आपका बोल दिया पहला पॉइंट, वही आपका क्या है, ये भी है। इसका जो ढलान है, ढाल जो है स्लोप, ये क्या बताएगा, चाल बताएगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा ढाल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा मेरे भाई, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, चाल होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा ढाल होगा, दूरी समय ग्राफ का ढाल चाल बताएगा, जितना ज़्यादा ढाल होगा उतना ही ज़्यादा चाल होगा। समझ गए बात को, यानी ढाल बढ़ेगी तो उससे जो राशि निकल रहा है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। एक समान चाल के लिए ग्राफ एक सीधी रेखा होगी, एक समान चाल के लिए ग्राफ एक सीधी रेखा होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक समान चाल है, ये साथियों क्या है आपका, ये एक समान चाल, एक समान चाल के लिए ग्राफ क्या, बिल्कुल आपका एक सीधी रेखा है। क्या आपको ये सब समझ नहीं आ रहा, अभी समझ आ जाएगा तुरंत, ठीक है ना। इस तरह से मैं पढ़ देता हूँ, पूरा सब बताता हूँ, ध्यान से। एक समान चाल के लिए ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ आपका होगा सीधी रेखा। वही अगर असमान, अच्छा ये तो आपको पता है ना कि एक समान चाल क्या होता है, असमान चाल। अब अगर ये भी नहीं पता है तो मेरे भाई तब क्या ही आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये आपको बता चुका हूँ। एक समान चाल में, असमान चाल के लिए ग्राफ क्या होगा, एक वक्र रेखा होगा, है ना, वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जिगजैग लाइन होगा, अभी दिखाऊंगा। दूरी समय ग्राफ का ढाल जितना ज़्यादा होगा, चाल उतनी ही ज़्यादा होगी, पहले बोल दिया हूँ मैं, ठीक है। दूरी समय ग्राफ में वक्र का ढाल जो है तात्कालिक वेग को बताएगा। तात्कालिक वेग क्या होता है, किसी विशेष टाइम पर स्पीड क्या है, किसी विशेष टाइम पर, किसी विशेष क्षण पर, क्षण का मतलब क्या होता है, समय होता है। तात्कालिक वेग या तात्कालिक क्षण भी आप इसको बोल सकते हैं ना। किसी विशेष टाइम पर एग्जैक्ट स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है, वही आपका क्या होता है, तात्कालिक वेग होता है, ठीक है। अब यहाँ पूरा चीज़ समझते हैं हम। यहाँ पर देखिए, ये हमने आपको दो यहाँ पर डायग्राम लिया, एक समान चाल का, एक असमान चाल का। प्रश्न इससे कैसे आएंगे सर, ये बता दीजिए। प्रश्न इससे ऐसा आएगा कि पहले ग्राफ किसका है, तो दूरी समय ग्राफ का है। ग्राफ किसका है, दूरी समय का ग्राफ है। क्या बताएगा सर, चाल बताएगा। कैसे जानेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, इसलिए ये चाल बताएगा। ये भी क्या है, दूरी समय ग्राफ है। देखो यहाँ पर वाई एक्स पर दूरी रखा गया है, और एक्स, या देखो वाई एक्स पर दूरी को रखा गया, एक्स एक्स पर समय को रखा गया। तो ये भी क्या है, बताएगा, चाल को बताएगा। लेकिन अंतर क्या है दोनों ग्राफ में, ये एक समान चाल के लिए, ये आपका क्या है, एक समान चाल के लिए है। सर कैसे जानेंगे एक समान चाल के लिए है, अब एक समान चाल आपको पता है ना, और ये आपका क्या है, असमान चाल के लिए है। ये आपका क्या है, असमान चाल के लिए, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड। देखो एक समान चाल का, अब मान चलिए दे देगा आपको निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल के लिए है। तो एक समान चाल का मतलब क्या होगा, ग्राफ एकदम सरल रेखा होगा,
ग्राफ एकदम क्या होगा, सरल रेखा होगा। ग्राफ एकदम क्या होगा, सरल रेखा होगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को, उम्मीद है कि समझ पा रहे हो। कैसे सर एक सरल रेखा होगा ये भी जरा बता दीजिए। जैसे देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये समय है, मान लीजिए यहाँ पर 5 सेकंड पर जो दूरी कवर किया गया था वो कितना, 10 मीटर कवर किया गया था। 5 सेकंड पर जो दूरी कवर किया गया था वो 10 मीटर, क्या बोलते हैं इसको, 1 मिनट, 10 नहीं, 5 सेकंड पर जो दूरी कवर किया गया था वो क्या किया गया था, चलो 10 ही मान लेते, 10 किया गया था। कितना किया गया था, 10 किया गया था, ठीक है, 10 किया गया था। फिर अगले 10 सेकंड में देखा गया कि दूरी जो कवर किया गया वो कितना किया गया, 20 किया गया। तो 20 कहाँ, यहाँ पर आएगा, अरे यहीं पर ना आएगा भाई, या इसको मिलाओगे तो यहीं पर आएगा, इसको मिलाओगे तो यहीं पर आएगा। फिर 15 सेकंड में देखा गया कि दूरी जो कवर कर रहा है वो 30 कर रहा है, तो ये यहाँ पर मिलेगा, ये कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहीं पर मिलेगा ना, यहाँ पर मिलेगा ये। तो देख रहे हो आप, जब इस पॉइंट को आप मिलाओगे तो बिल्कुल सीधी रेखा आ रही है ना, यानी कि 5 गैप 5 और दूरी भी 5, दूरी भी 10, यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी वो तय कर रहा है। समय का गैप 5 है तो समय अंतराल कितना हो गया, 5 का, और दूरी का गैप कितना, 10 का है, यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि एक समान चाल है। वैसे ही मैंने आपको ऑलरेडी एक समान चाल के बारे में बता दिया। वही आप यहाँ देखो यूनिफॉर्म, इसमें नॉन यूनिफॉर्म असमान चाल के बारे में। इसमें देखो मान चलते हैं कि टाइम यहाँ पर जो है, पहला बिंदु यहाँ पर मिलाया गया है, दूसरा बिंदु यहाँ पर मिलाया गया, तीसरा बिंदु यहाँ पर, चौथा बिंदु यहाँ पर मिलाया गया। मान लेते हैं यहाँ पर जो टाइम जो था मेरे भाई, मान लेते कितना था, 5 सेकंड था, कितना था, 5 सेकंड था, ठीक है ना। और यहाँ पर मान लेते हैं टाइम जो है 10 सेकंड था, और यहाँ पर मान लेते हैं टाइम की 15 सेकंड था, ठीक है ना। इतना समझ रहे हैं आप, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ठीक है, 15 सेकंड था। 1 मिनट, यहाँ पर टाइम कितना था आपका, 15 सेकंड था, ठीक है ना। अरे भाई सही से हो जाए, 15 सेकंड था मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन दूरी जो था, मान चलते हैं 5 सेकंड में दूरी आपका जो था यहाँ पर था, क्योंकि ये यहीं पर मिलेगा, कितना था ये, मान लेते हैं कि 10 मीटर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 10 मीटर मान लेते हैं। फिर जो अगले 10 सेकंड में देखा गया कि दूरी जो है यहाँ पर आ गया, यानी कि ये कितना आ गया आपका, मान लेते हैं 12, इसको मान लेते हैं, ठीक है ना, 12 मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए 15 सेकंड में अगले यहाँ पर मान लेते हैं, ये आपका यहाँ पर है, यहाँ पर मान लेते हैं साथियों, हम इसको मिलाने के लिए मान लेते हैं, हम मान लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पर कितना मान लेते हैं, इसको मिलाने के लिए मान चलो कुछ भी मान लो, 17 मीटर मान लो। तो जब इसको मिलाओगे तो कैसे होगा, देखो जैसे टेढ़ा जा रहा है, अरे टेढ़ा जा रहा है ना, जब बिंदु को मिलाओगे तो टेढ़ा जा रहा है ये, यानी कि टेढ़ा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई असमान चाल है। कैसे, देखो टाइम इंटरवल से हमें 5 से 10 5 सेकंड, 10 से 15 5 सेकंड का गैप हो गया, लेकिन यहाँ देखो 10 से 12 2 मीटर गैप, 12 से 17 5 मीटर गैप, यानी कि दूरी समान तय नहीं कर रहा है, समान समय अंतराल में दूरी समान तय नहीं कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, असमान चाल हो जाएगा। मैंने पहले भी बता रखा है, तो ये आपका हो जाएगा। तो प्रश्न आएगा कि एक समान चाल के लिए ग्राफ कैसा होगा, तो आपका सरल रेखा होगा, और असमान चाल के लिए ग्राफ कैसा होगा, टेढ़ी मेढ़ी होगा, या वक्र रेखा, या जिगजैग लाइन होगा, ठीक है ना। चलो अच्छा, क्या आप इसमें हमें ये बता सकते हैं, कि ये जो असमान चाल है इसमें दिखाया गया है, इसमें चाल बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा, मैंने अभी बोला ना आपको, अरे बोला कि नहीं, स्लोप ज़्यादा है तो स्पीड भी क्या होगा, सॉरी स्पीड कह रहा हूँ, हाँ स्पीड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, बोले कि नहीं। स्लोप अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखो स्लोप यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, स्लोप यहाँ पर क्या है, ज़्यादा। और देखो स्लोप का मतलब ढाल देखो यहाँ पर ढाल थोड़ा सा कम है, ढाल कम है, देखो ढाल धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ढाल बढ़ रहा है। अरे ढाल का मतलब क्या हुआ, अच्छा मैं आपको इसको और अच्छे तरह समझाता हूँ। जैसे मान चलो कि आप क्या इस जगह पर अच्छे से किसी चीज़ को रख पाओगे, मान चलो इस चीज़ पर किसी चीज़ को अच्छे से रख पाओगे। मेरा मन हुआ कि यहाँ पर जो है हम किसी चीज़ को रखते हैं, तो क्या ये रखा जाएगा, गिर जाएगा या रख जाएगा। सर बोलेंगे ये यहाँ पर अच्छे से रखा जाएगा, गिरेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा है यहाँ पर प्लेस है, ढाल थोड़ा बढ़िया टाइप का है, ठीक है ना। अगर मैं इस प्लेस पर रखने की बात करूँ तो क्या यहाँ पर किसी चीज़ को आप रख पाइएगा। और अब का मन हुआ सर यहाँ पर हम किसी चीज़ को रख रहे हैं, तो क्या ये रख पाएगा, नहीं, ये गिर जाएगा। तो यहाँ पर ढाल ज़्यादा हुआ ना, यहाँ पर ढाल कम हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर जगह है रहने के लिए, यहाँ पर ये नहीं गिरेगा, लेकिन यहाँ पर ये गिर जाएगा। तो यहाँ पर ढाल ज़्यादा है, यहाँ पर ढाल कम है, तो वही बात है, जहाँ ढाल ज़्यादा होगा वहाँ चाल क्या होगा, ज़्यादा होगा, समझ रहे ना। तो ये आपका क्या यहाँ पर बढ़ती हुई चाल है, क्योंकि ढाल बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर एक और ऐसे ग्राफ बना दूँ, इस तरह देखने का, ऐसे मैं इस तरह से ग्राफ बना दूँ आपका,
है ना, इस तरह से बना दो। ये आपका हो गया टाइम और ये आपका हो गया डिस्टेंस मान लीजिए, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे बना दूँ यहाँ पर, ऐसे बना दूँ ऐसे तब, तो आप बताइए अब क्या है ये क्या है, ये सबसे पहले दूरी समय ग्राफ। ये क्या आपका, ये दूरी समय ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है, दूरी से पहले ग्राफ पहचानो, ग्राफ किसका है, ग्राफ दूरी समय ग्राफ है। तो दूरी समय ग्राफ है, समझ गए। बताएगा क्या ये, इसका ढलान चाल बताए, क्या बताएगा, चाल। अब बताओ इसमें चाल जो है बढ़ रही है कि घट रही है, चाल बढ़ रही है घट रही है। यहाँ पर हमने देखा कि क्या होगा मेरे भाई, बढ़ रहा है, क्योंकि स्लोप बढ़ रहा था। यहाँ देखो आप, स्लोप यहाँ पर घट जा रहा है, स्लोप घटेगा तो चाल भी घटेगा। देखो अब देखो, ये थोड़ा सा सीधी लाइन है, सीधी लाइन जहाँ पर आएगी तो समझो ढाल वहाँ पर ज़्यादा होगा। अब सीधी लाइन आएगा, यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को रखोगे तो वो गिर जाएगा, यहाँ पर रखोगे थोड़ा सा रहेगा, यहाँ पर रखोगे थोड़ा सा रहेगा, यहाँ पर रखोगे तो बिल्कुल वो नहीं गिरेगा ना। तो यहाँ शुरू में क्या था, ढाल ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर गया तो ढाल कमते गया, तो ढाल कमते गया मतलब चाल कमते गया। तो ये आपका दूरी समय ग्राफ है, बताएगा चाल को, लेकिन घटती हुई चाल को ये ग्राफ बता रहा है, और ये आपका बढ़ती हुई चाल को बता रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया तो मेरे भाई लाइक जो अभी तक नहीं किए वो जरूर कर देना भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यार देखते हैं आगे। अब देखते हैं एक और देख लेते हैं दूरी समय ग्राफ के बारे में। दूरी समय ग्राफ में जब वस्तु विरामावस्था हो, विरामावस्था का मतलब रेस्ट में है, बिल्कुल ही रेस्ट में, चल ही नहीं रहा है, तो ग्राफ जो है अक्ष के समांतर होगा। जैसे कि यहाँ देख लो भाई, यह ग्राफ कैसा है सर, ग्राफ ये दूरी समय ग्राफ, ग्राफ कैसा है, तो ग्राफ आपका ये दूरी समय ग्राफ है, लेकिन दूरी समय ग्राफ है, लेकिन ये ग्राफ जो है क्या है, ये आपका एक्स, ये आपका क्या है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका क्या एक्स अक्ष है। तो ये इसकी जो ये ढलान है, यानी ये जो ग्राफ खींचा गया है रेखा, ये क्या है भाई, ये जो रेखा है, ये रेखा है, ये तो समांतर है। ये किसके समांतर है, इस रेखा के समांतर है। समांतर है तो मतलब क्या, वस्तु यहाँ रेस्ट में है। वस्तु क्या है मेरे भाई, रेस्ट में है। सर कैसे रेस्ट में, ज़रा बता दीजिए। देखो यहाँ पर समझो बात को समझो मेरे भाई। देखो 10 सेकंड था यहाँ पर, 10 सेकंड में देखा गया कि वस्तु जो है 5 ही किलोमीटर चल रहा है। फिर अगले 20 सेकंड में देखा है तो वस्तु 5 ही किलोमीटर चल रहा है। फिर 30 सेकंड में 5 ही पर, फिर 40 में 5 ही पर, 50 में 5 ही वहीं पर है, 60 में वहीं पर है, 70 में वहीं पर है। तो जब इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये क्या है, समान आ रहा है, मतलब 5 पर ही है ना मेरे भाई, 5 पर ही है ना, 5 से आगे थोड़ी ना बढ़ रहा है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है। इसलिए बोल रहे कि वस्तु क्या है, वस्तु रेस्ट में है। वस्तु क्या है, रेस्ट में। और रेस्ट में क्या होगा, ये रेखा जो है ये अक्ष के समांतर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से। वेग समय अगर आप देखते हैं, अब सबसे पहली नंबर बात कि वेग समय अगर आप क्या बताएगा, इसका ढाल त्वरण को बताएगा। इसका ढाल क्या बताएगा मेरे भाई, त्वरण को बताएगा। सर कैसे जानेंगे त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला भी जस्ट बताया है ना, क्या होता है त्वरण का फॉर्मूला, क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर बटा समय, यही ना होता है यार। तो देखो वेग आ गया, समय आ गया, तो वेग समय आ गया तो मतलब त्वरण, समझ गए ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये त्वरण को बताएगा। चलो इसका ढाल किसका बताएगा, त्वरण को बताएगा। इसका वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्र विस्थापन को बताता है। चलो देखते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से। और डायग्राम इसका नहीं लिए हैं क्या, नहीं लिए ना। चलो दूसरा पहले से लेकर समझाते इसका, है ना, दूसरा मैं इसको लेकर समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर देखना थोड़ा ध्यान से। जैसे भाई मेरे भाई बोल दो, यहाँ पर मैं वेग समय लेता हूँ, ये आपका क्या हो गया, यहाँ हमने टाइम को ले लिया, यहाँ पर हमने वेग को ले लिया, ठीक है ना। ये आपका वाई अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर भी, अगर सीधी रेखा इसमें है तो सीधी रेखा है तो क्या बता रहा है, सीधी रेखा है तो मतलब क्या बता रहा है, सभी बिंदु एक समान होंगे, सभी बिंदु एक समान होंगे, तभी तो मिल के एक आ गया ना। तो ये क्या बता रहा है, पहले देखो कि वेग समय बताएगा क्या, सर त्वरण बताएगा, लेकिन त्वरण तो बताएगा कौन सा त्वरण, एक समान त्वरण के असमान त्वरण, तो बताएगा एक समान त्वरण। ये ग्राफ कैसा बता रहा है, एक समान त्वरण। वही अगर मेरे भाई ग्राफ अगर टेढ़ा मेरा रहता, ग्राफ जैसे मतलब इस तरह से ग्राफ रहता आपका, ये आपका टी हो गया, ये आपका वेलोसिटी भी मान लेते हैं। अगर ग्राफ आपका कुछ इस तरह से रहता या कुछ इस तरह से रहता तो टेढ़ी मेरी हो गई, तो टेढ़ी मेरी हो गई तो मतलब क्या हो जाएगा, असमान त्वरण। सिंपल है, एक बार समझ जाओगे एक ग्राफ को तो सारा कॉन्सेप्ट वही है ना, असमान त्वरण जाएगा। बस बात क्लियर है, समझ गए क्या बात को, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छा एक और देखें, क्या एक और देखें हम, एक और देखना चाहिए हमें। हाँ, विस्थापन वाला तो हम देखे ही नहीं है, विस्थापन वाला तो हम देखे ही नहीं है, विस्थापन वाला तो देखे ही नहीं है। ये वाला देख लेते हैं ना। यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर देखो ध्यान से ज़रा, वही ग्राफ आपका है, ये आपका वेग है और ये आपका क्या है, समय है। वेग है, समय है, ये समय और वेग है। यहाँ पर ज़रा देखो कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा आपका ढाल है,
ये क्या है, इसके समांतर, इस रेखा के यानी एक्स अक्ष के क्या है, एक्स अक्ष के बिल्कुल क्या मेरे भाई समांतर है। तो एक्स अक्ष के समांतर है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि वस्तु जो है एक समान वेग से गतिमान है। भाई देख लो आप, हम यहाँ समय को देख लो आप, अभी जस्ट आपको समझाए है ना। यहाँ देखो 10 सेकंड में वस्तु का वेग कितना है, 20 ही है। फिर अगले 20 सेकंड में क्या है, फिर 20 ही है। फिर अगले 30 सेकंड में वस्तु का वेग 20 ही है। फिर अगले 40 सेकंड में वस्तु का वेग 20 ही। तभी तो ये सीधा लाइन आया है ना भाई, क्योंकि बिंदु मिलाने से जो लाइन आएगा उसी को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, कैसे वो उसका हम निष्कर्ष निकालेंगे, क्या उसके बारे में बोल सकते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर ये क्या आपका, ये एक समान वेग है, क्या मेरे भाई, ये एक समान वेग का ग्राफ है। अब बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि वेग और समय का ग्राफ तुरंत बताएगा, लेकिन आप ये एक समान वेग का क्या क्यों बोल रहे हैं। तो मेरे भाई मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वेग के संदर्भ में बात की जा रही है। क्योंकि देखो समय पर वेग, स्पीड 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 स्पीड, तो ये आपका एक समान वेग का उदाहरण हो गया। अच्छा, इसका नीचे का जो, अगर इसको मिला देंगे यहाँ पर, इसको पूरा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिला दिया, ठीक है ना, मिला देते हैं तो क्या एक आयत बन गया क्या, अरे ABCD आयत बन गया क्या। तो आयत का जो ये पूरा क्षेत्रफल निकलेगा ना मेरे भाई, आयत का जो क्षेत्रफल निकाल लोगे पूरा, वो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, विस्थापन होगा। पूछता सवाल है, ये क्या हो जाएगा आपका, आयत का जो क्षेत्रफल निकालोगे वो आपका क्या होगा, विस्थापन होगा वस्तु का। इतना आपको ध्यान रखना है, समझ गए ना। ये जो घेरे क्षेत्रफल, हम ये क्षेत्रफल जो घेर दिए मेरे भाई, क्षेत्रफल जो मैंने यहाँ पर घेर दिया, ये क्या बताएगा, ये घेरा हुआ क्षेत्रफल आयत है, आयत के क्षेत्रफल घेर देंगे तो वो क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। क्या चीज़ें क्लियर हो पा रही है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो पा रही है। ये क्या बताएगा, ये बताएगा आपका विस्थापन, क्या बताएगा, एक मिनट, ये क्या बताएगा मेरे भाई आपका, ये आपका विस्थापन बताएगा। क्या बताएगा, ये घेरा हुआ क्षेत्रफल विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं विस्थापन समय ग्राफ। क्या देखते हैं, विस्थापन समय ग्राफ। अब बोलेंगे विस्थापन समय ग्राफ क्या बताएगा, सर वही बात है, वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। तो हम समझ गए, एक विस्थापन एक समय, एक विस्थापन एक समय, मतलब क्या बताएगा, वेग को बताएगा। क्या आसानी से समझ पा रहे हैं, उम्मीद आसानी से समझ पाए। तो इसका ढाल क्या बताएगा, वेग को बताएगा, सिंपल सी बात है। विस्थापन समय का ढाल क्या बताएगा, वेग को बताएगा। एक समान वेग के लिए जो है विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होगी। अब एक समान वेग को देख लो, यहाँ पर एक समान वेग को देख लो, क्या देख लो मेरे भाई, यहाँ पर एक समान वेग देख लो, एक समान क्या देख लो, वेग देख लो। यहाँ पर एक समान वेग देख लो, किसमें, विस्थापन और, एक मिनट, विस्थापन और समय में। ये आपका विस्थापन हो गया और ये आपका क्या हो गया, समय हो गया। अच्छा, अगर हम बोल दें आपको कि वेग और समय में, वेग और समय ग्राफ में, वेग और समय ग्राफ में अगर एक समान वेग को हमें दिखाना हो तो क्या होगा, अभी जस्ट बताए हैं, ये क्या होगा, ये रेखा क्या होगी, इसके समांतर होगी, जस्ट बताए हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साथियों क्या है, यहाँ पर आपका है विस्थापन समय ग्राफ, और विस्थापन समय ग्राफ बताएगा तो वेग को। तो अगर इसमें सीधी रेखा है, सरल रेखा, तो क्या बताएगा, एक समान वेग को। क्या बताएगा, एक समान वेग को। कैसे, अरे सब कॉन्सेप्ट वही है, जैसे दूरी समय ग्राफ लिए थे ना, दूरी समय ग्राफ लिए थे, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ लिए थे, वही सेम विस्थापन और समय का भी ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कोई अंतर नहीं है। सीधी रेखा इसमें खींचे थे तो क्या बताता है, ये बताएगा एक समान चाल बताएगा, एक समान चाल बताएगा। आपको बोले है ना, चाल और वेग को आपको एक ही समझना है, भले वो अलग है कॉन्सेप्ट के, लेकिन आपको माइंड में एक ही समझना है, ठीक है ना, चाल और वेग, क्योंकि दोनों का SI यूनिट भी मीटर प्रति सेकेंड ही होता है, बस डायरेक्शन का अंतर है, ठीक है ना। तो दूरी को यहाँ समझ लो विस्थापन, और समय तो समय ही है। तो दूरी विस्थापन, जब दूरी विस्थापन बोलेंगे तो चाल की बात करेंगे, विस्थापन और समय का बात करेंगे तो आपका वेग का हो जाएगा। समझ गए बात को, तो वही चीज़ यहाँ पर है। चलिए, तो ये भी समझ गए आप, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं मंदन के लिए ग्राफ। मंदन समझते हैं, अरे समझते हैं कि नहीं, ऋणात्मक त्वरण को, अगर त्वरण ऋणात्मक हो जाए उसे क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ऋणात्मक अगर त्वरण हो जाए उसे क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। सर ऋणात्मक त्वरण कब होगा, अगर मेरे भाई ध्यान रखना, अगर ढलान धनात्मक है, अगर ढलान धनात्मक है, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, त्वरण भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, त्वरण भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ढलान आपका ऋणात्मक है, ढलान क्या मेरे भाई ऋणात्मक है, ढलान ऋणात्मक है तो त्वरण भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या ऋणात्मक त्वरण को दिखाया गया, किसको दिखाया गया है, ऋणात्मक त्वरण को दिखाया गया है। सर कैसे जानेंगे, सुनो ध्यान से, देखो जरा,
त्वरण की बात, मंदन मतलब त्वरण की बात है, माना कि ऋणात्मक त्वरण है, लेकिन मंदन तो एक त्वरण ही है ना, वो स्पेशल नाम दे दिया गया है कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलेंगे। तो देखो त्वरण कैसे आएगा, त्वरण का ग्राफ क्या होता है सर, त्वरण का ग्राफ होता है वेग और समय, वेग समय ग्राफ से हमें त्वरण पता चलता है। वही यहाँ पर वेग लिया गया है और किसको लिया गया है, समय को लिया गया। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया, ठीक है ना। तो जरा आप देखो मेरे भाई कि 10 सेकंड में स्पीड क्या थी, वेग क्या थी, 40 थी। 20 सेकंड में वेग क्या हो गई, 30 हो गई, ठीक है ना। 30 सेकंड में वेग आपकी ये हो गई, 40 सेकंड में ये, मतलब ऐसा नहीं देख रहे हो कि आप घटती जा रही है लगातार, वेग क्या हो जा रही है, घटती जा रही है। तो वेग अगर घटेगी, वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कैसा परिवर्तन हो रहा है, ऋणात्मक परिवर्तन हो रहा है। कैसा परिवर्तन हो रहा है, ऋणात्मक परिवर्तन हो रहा है। जब वेग में ऋणात्मक परिवर्तन होगा, चूंकि वेग में परिवर्तन की दर ही होता है त्वरण, तो वेग में ऋणात्मक ही परिवर्तन हो रहा है, तो भाई त्वरण भी सीधी सी बात है कि ऋणात्मक ही आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऋणात्मक त्वरण आ रहा है तो मंदन, वो ऋणात्मक त्वरण क्या होगा, मंदन होगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो अगर मान चले डायग्राम में दे दे कि ये ग्राफ बताइए किसका है, इधर वेग दे देगा, इधर समय दे देगा, तो ये किसका है, ये आपका ऋणात्मक त्वरण है। ये क्या है आपका, ऋणात्मक त्वरण है। चलो मैं एक ग्राफ और देता हूँ आपको, जैसे मान चलिए कि इस तरह से मैं आपको ग्राफ देता हूँ, इस तरह से मैं आपको ग्राफ देता हूँ, ये समय हो गया और ये वेग हो गया, ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ, मैं कुछ अलग ही टाइप का बनाता हूँ, है ना। बताइए ये जो ग्राफ है, ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष। बताइए जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या बता रहा है। सबसे पहला तो हम ग्राफ देख के यह समझेंगे कि ये बताएगा त्वरण को, क्या उसको किसको बताएगा, त्वरण को, क्योंकि भाई वेग समय ग्राफ है। लेकिन कौन सा त्वरण, एक समान त्वरण कि असमान त्वरण, क्या बताएगा। तो मेरे भाई ये आपका बताएगा असमान त्वरण। क्या बताएगा, असमान त्वरण बताएगा। क्या बात क्लियर है, अरे क्या बात क्लियर है कि नहीं सर। एक समान कैसे बताता है, हम जानते हैं एक समान बिल्कुल सीधा होना चाहिए, लेकिन ये तो देखो टेढ़ी लाइन है, जिगजैग लाइन है। बात क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ कि नहीं, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये बताएगा आपका असमान त्वरित गति या असमान त्वरण आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा ग्राफ वाला जो कॉन्सेप्ट था वो लगभग खत्म हो चुका है। अब इससे जो प्रश्न आएगा इस पर न्यूमेरिकल हम अलग से करेंगे, ये आपका थ्योरी क्लास है, न्यूमेरिकल करेंगे तो फालतू का ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझते हैं गति के लिए समीकरण। तो गति का समीकरण से न्यूमेरिकल भरपूर आता है, डायरेक्ट, और आप लोग बना भी नहीं पाते, समझ ही नहीं पाता कि कब क्या निकालने कह रहा है और क्या फॉर्मूला यूज करें। तो गति का जो प्रथम समीकरण वो क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। और ये किसके किसके बीच रिलेशन बताता है, देखो फर्स्ट और लास्ट को देखो। फर्स्ट क्या आपका है, v है, लास्ट क्या आपका t है। तो v क्या है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, वेग है, सिंपल वेग बोल रहे, और t क्या समय। तो लास्ट और फर्स्ट में, यानी कि फर्स्ट लास्ट या लास्ट फर्स्ट में हमेशा रिलेशन बनता है। तो लास्ट क्या है वेग, सॉरी फर्स्ट क्या है वेग और लास्ट क्या समय। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा कौन, पहला समीकरण। इस बात को ध्यान रखना है। ये कैसे आया सर, ये प्रूफ होता है, जो कि आपको जानने का कोई जरूरत नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम के तो स्टूडेंट है नहीं कि बोल देगा कि गति के प्रथम समीकरण को सिद्ध करें, हैं, वो तो फालतू का टाइम वेस्ट है। मैं तो बता दूंगा, लेकिन वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए, क्योंकि मैं बोर्ड वाले बच्चे को बताता हूँ ये कैसे प्रूव होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यह वेग और समय के बीच संबंध बताता है। यहाँ भी अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग है, पहले सब बता दिया है। गति का दूसरा समीकरण क्या आपका है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये किसके बीच रिलेशन बताएगा, अभी जस्ट बोले कि फर्स्ट और लास्ट को देखो। फर्स्ट में क्या, एस, एस का मतलब क्या आपका, डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब क्या आपका है, डिस्प्लेसमेंट, या दूरी बोल लो, विस्थापन बोल लो, लंबाई बोल लो, एक ही बात है। या यहाँ पर आप स्थिति बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, स्थिति बोल सकते हो, ठीक है ना भाई, एक ही बात हुआ ना, स्थिति विस्थापन सब एक ही बात हुआ। विस्थापन मतलब मान चलिए हमारे घर से 50 मीटर दूर है आप हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि आपकी स्थिति जो हमारे घर से 50 मीटर दूर है, तो 50 मीटर तो मेरे भाई विस्थापन का ही बात हो ना। आप विस्थापित हुए हमारे घर से 50 मीटर, या आप चल के गए हमारे घर से 50 मीटर, तो बात है कि स्थिति यहाँ पर बोला जाएगा। स्थिति शब्द का यूज किया जाता है पोजीशन शब्द का। तो किसके किसके बीच समय बताएगा, स्थिति और समय के बीच ये क्या रिलेशन बताता है, या समय और स्थिति, या स्थिति और समय के बीच, पोजीशन और टाइम के बीच रिलेशन बताता है, ठीक है ना। चलिए, गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। ये एक्चुअली ऐसे होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। वही बात है, यू स्क्वायर को इधर कर लोगे तो ये आ जाएगा, तो बात एक ही है, ठीक है ना। चलो, अब ये किसके बीच संबंध दर्शाएगा, देख लो, वही बात है,
वही बात है, फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट भी लास्ट एस, तो भी वेग एस स्थिति, तो वेग और स्थिति के बीच संबंध बताते हैं। क्या क्लियर हुआ आपको? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं? उम्मीद है कि ठीक आपका हो गया होगा। अच्छा सर, इससे न्यूमेरिकल जो आएगा वो हम कैसे बनाएंगे? तो वो साथियों मैं आपको स्पेशल इसके ऊपर गति के समीकरण के ऊपर न्यूमेरिकल स्पेशल कराऊंगा, तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये आपका पूरा थ्योरी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कुछ थोड़ा मोड़ा और बच गया। अच्छा, एक चीज़ और बात करते हैं यहाँ पर, सुनना ध्यान से ज़रा। हालांकि मैं न्यूमेरिकल में भी कराऊंगा, लेकिन अभी ही बता देता हूँ। अगर 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 सुनना ध्यान से, अगर मेरे भाई पृथ्वी के, सुनना ध्यान से, पृथ्वी के अगर गुरुत्व के अधीन की बात करें, पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन अगर फॉर्मूला को हम लिखें, पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन अगर समीकरण को लिखें, तो यहाँ ये आपका जनरल केस होगा। जो फॉर्मूला लिखे हैं वो जनरल केस है। तो फॉर्मूला, यही फॉर्मूला क्या बनेगा? v बराबर u प्लस ए टी ही होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि गुरुत्व के अधीन बात कर रहे हैं। तो ये v बराबर u प्लस ये a जो है ना, a मतलब क्या है? त्वरण है। तो इस त्वरण के बदले यहाँ पर गुरुत्व त्वरण होगा। तो गुरुत्व त्वरण क्या होता है? gt हो जाएगा। मैं गुरुत्वाकर्षण में आपको गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ाऊंगा ये अभी, लेकिन समझो। तो v बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये आपका हो जाएगा u प्लस जी टी हो जाएगा, गुरुत्व के अधीन। समझ गए ना? यानी कि a के बदले सिर्फ g आ जाएगा। समझ गए ना? अगर गुरुत्व के खिलाफ जाए, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाए, तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाएंगे, जैसे मान चलिए किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं? नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, है ना। तो उसमें हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? v बराबर u माइनस जी टी लिखेंगे। अगर ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं तो v बराबर u प्लस जी टी। सर क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? केंद्र की ओर बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर बल लगता है, ऊपर की ओर नहीं लगता है। ये आपको गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में अच्छे से समझाएंगे। तो ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो मतलब क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है, उसके खिलाफ आप फेंक रहे हो तो निगेटिव। नीचे की ओर फेंक रहे हो तो पॉजिटिव। मैं गुरुत्वाकर्षण में समझाऊंगा, चिंता मत करो। खैर, मैंने यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी अगर गुरुत्व के अधीन लिखें तो यू टी सेम होगा। हाँ, ये ए के बदले सिर्फ क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो एस बराबर यू टी प्लस जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। वही यहाँ पर, यहाँ देख लो आप, वही देख लो, यहाँ पर सिर्फ ए के बदले आप जी कर दो, बाकी सब सेम रहेगा। गुरुत्व के अधीन बात करें, ठीक है ना। चलो, तो अब यहाँ फटाफट देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है, खत्म चैप्टर है। एक समान वृत्तीय गति, जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तो उसी गति को एक समान वृत्तीय गति का। सिंपल सी बात है, अगर वृत्त में आप चल रहे हैं तो लगातार क्या होगा? त्वरित होते जाएगा। लगातार क्या होगा? गति त्वरित होते जाएगी। सर कैसे ये त्वरित होती जाएगी? सुनो ध्यान से मेरे भाई, एक समान हम चल रहे हैं। यहाँ देखो, हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। यहाँ देखो, वृत्त पर चल रहे हैं, तो ये वृत्त पर चलना क्या है? ये एक समान त्वरित गति का उदाहरण। पूछता है कि वृत्त पर चलना कैसा उदाहरण है, तो बोल देगा एक समान वृत्तीय गति नहीं, एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। कैसे? अरे कैसे? देखो मेरे भाई, मान लो अभी आप यहाँ हो, अभी आप कौन यहाँ हो, तो यहाँ से यहाँ आओगे तो देख लो कुछ तो दूरी आपने तय किया ना। अरे तो कुछ तो दूरी आपने विस्थापन तय किया कि नहीं? तो यहाँ पर आपकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर आ गए तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर आ गए तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर डायरेक्शन आपकी इस तरफ होगी। यहाँ पर आ गए तो डायरेक्शन आपकी इस तरफ होगी। तो देखो, हर पल आपका क्या है? दिशा बदल रहा है और परिमाण भी बदल रहा है। यहाँ से यहाँ जाओगे दूरी बढ़ेगा, यहाँ से जाओगे दूरी बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ दूरी बढ़ेगा, यहाँ से दूरी बढ़ेगा, दूरी बढ़ रहा है और दिशा भी बढ़ रहा है, यानी दूरी दिशा दोनों है। तो मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दिशा भी जब आ रहा है तो मतलब दिशा, दूरी, जब दिशा और परिमाण दोनों जाए, दूरी मतलब संख्या में होगा, संख्या मतलब परिमाण, तो परिमाण दिशा जब दोनों आ जाए तो मतलब क्या हो जाएगा? वो गति क्या होगा? त्वरित हो रहा है। क्या हो रहा है? त्वरित हो रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि एक समान वृत्तीय जो अगर हम क्या बोलते हैं, एक समान जब वृत्तीय गति करेंगे चाल, समान चाल से, तो वो क्या होगा आपका? वो क्या होगा आपका मेरे भाई? वृत्तीय गति का उदाहरण है। क्या है? वृत्तीय गति का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है, ठीक है। चलो, जैसे वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एथलीट, अब वृत्त पथ पर जो फील्ड ग्राउंड आपका वृत्त सर्कुलर टाइप का है, तो वो किसका उदाहरण है? एक समान वृत्तीय गति। धागे से आपने जरूर कभी उड़ाया होगा, है ना। धागे में से बांध लेते होंगे, इस तरह से जरूर आप इस तरह उड़ाते होंगे, तो गोल गोल जाता है। तो प्रत्येक टाइम इसके क्या हो रही है? दिशा बदल रही है। तो दिशा बदल रही है तो वो क्या होगा? त्वरित होगा। क्या होगा? त्वरित होगा, ठीक है ना, एक्सेलरेट होगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब दिशा लगातार बदलती है और वेग में परिवर्तन होता है। तो वही बात है जिसे मैंने आपको बोल दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर और देख लो, वृत्तीय पथ में घूमना, विद्युत पंखे की पंखुड़ियों का घूमना, सही वही बात है ना। तो ये आपका है। अब देख लो, अगर त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि, त्रिज्या ये मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है ना, इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या मान लेते हैं
त्रिज्या कितनी इसकी है, त्रिज्या इसकी r है। त्रिज्या कितनी है मेरे भाई, r है। तो अगर त्रिज्या r वाले वृत्त के परिधि 2πr है और एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्त के पथ पर एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है, तो वेग क्या होगा। तो वेग मतलब यहाँ पर चाल समझ लो, वेग मतलब क्या समझ लो, चाल। मैं हमेशा बोलता हूँ बात आपको। तो चाल मतलब क्या, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, अरे मेरे भाई एक चक्कर जब लगाओगे तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, 2πr, क्योंकि दूरी वृत्त की परिधि ही क्या होगी, उसकी दूरी होगी। तो दूरी कितना होगा, दूरी 2πr बटे समय। तो वेग बराबर v बराबर क्या रहेगा, 2πr बटे t। इससे एक न्यूमेरिकल बन सकता है आपका, ठीक है ना। तो ये मेरा भाई आपका था। मैं आपको देखो यहाँ पर लिख भी दिया हूँ न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, साइंस बाय राजकुमार यूट्यूब पर कराया जाएगा। तो बताइए क्लास आपको कैसा लगा, क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।